नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का प्राइम टाइम डिबेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और इस प्राइम टाइम डिबेट में आज हम चर्चा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। देश में ईडब्ल्यूएस पर इस वक्त घमासान मचा हुआ है। एक तरफ लगातार चुनाव को लेकर विधानसभा चुनाव 2 राज्यों में है और ऐसे में राजनीतिक हलचल बहुत तेज है। चुनावी जितनी प्रक्रिया है वो हो रही है, कैंपेनिंग हो रही है, रैलीज हो रहे हैं, लेकिन इस दौरान इसी बीच देश में ईडब्ल्यूएस पर घमासान मचा है। हम आपको बता दें कि आज दरअसल सुबह से एक फैसले का इंतजार पूरा देश कर रहा था कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 3-2 से उसे सही ठहरा दिया। हालांकि चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने इसे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन भी बताया है, लेकिन जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और साथ ही जस्टिस जेबी पारदीवाला ने इस पर सहमति जताई है। तो वहीं फैसले के बाद इस पर जमकर सियासत होने लगी है। तो वहीं बीजेपी ने जहां इससे चेहरों पर मुस्कुराहट लाने वाला फैसला बता दिया है, तो कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है और यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है। इसीलिए आपको एक और बात यहां बताना जरूरी हो जाता है। दरअसल केंद्र में काबिज बीजेपी ने इस कानून को चुनावों में खूब भुनाया और एक बार फिर हिमाचल और गुजरात के विधानसभा चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वैधता पर आज मुहर लगाकर मतदाताओं के बीच यह संदेश सीधे तौर पर दिया है कि केंद्र सरकार गरीब सवर्णों के साथ मजबूती से डटी है और खड़ी है। लेकिन ऐसे में इसे मास्टर स्ट्रोक के रूप में भी देखा जा रहा है। लेकिन चुनावी प्रक्रिया, जैसा हम आपको बता रहे हैं कि चुनाव का दौर है और ऐसे में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन तमाम सवालों पर मेहमानों से बातचीत करेंगे। लोगों के बीच ये संदेश भी गया है कि सरकार सबके साथ खड़ी है। इन सब पर अपने मेहमानों से आज हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले ईडब्ल्यूएस क्या है, किस बात के लिए और किन लोगों को आरक्षण दी जानी चाहिए, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। और साथ ही आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ, डिटेलिंग क्या क्या है, कैसे कौन से जज ने किन मुद्दों पर मुहर लगाई और कैसे संविधान की दलील दी गई, ये जानने के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। उसके बाद तमाम मेहमानों से मिलवाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे डिबेट में। आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देना सही है या नहीं, इस फैसले का इंतजार सोमवार की सुबह से ही लोगों को था। और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने 10% आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखा है। 5 जजों की बेंच में से 3 जजों ने संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 को सही माना। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीक सेक्शन देश के गरीब सवर्णों के लिए 10% के आरक्षण का मुद्दा जो शुरू से ही विवादों में रहा। ईडब्ल्यूएस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 1-2 नहीं बल्कि 20 मुकदमे दायर किए गए थे। केंद्र की सरकार ने संविधान में संशोधन कर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया था। आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर 5 जजों की बेंच में से 3 जजों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के समर्थन में फैसला सुनाया। ईडब्ल्यूएस पर किसका क्या रुख, जस्टिस पक्ष विरोध, चीफ जस्टिस यूयू ललित विरोध, जस्टिस रविंद्र भट्ट विरोध, जस्टिस जेबी पारदीवाला पक्ष, जस्टिस बेला त्रिवेदी पक्ष, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी पक्ष। संवैधानिक पीठ की 4 पीठ ने जजमेंट प्रोनाउंस किया। जजमेंट बहुत बड़े थे। उसके बाद जस्टिस 3 जजों ने उसमें कहा कि ये जो संशोधन किया गया है वो संविधान की मंशा के अनुरूप है, जबकि जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस मुख्य न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि ये संविधान की मंशा के विपरीत नहीं है और एक्सक्लूजन जो किया गया है वो संविधान की जो मूल भावना है या उसके अनुच्छेद हैं उसके अगेंस्ट है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नेता उदित ने सवाल उठाए। उदित ने सुप्रीम कोर्ट को जातिवादी तक करार दे दिया।
मैं ईडब्ल्यूएस गरीब सवर्णों के रिजर्वेशन के खिलाफ में नहीं हूं। मैं सवाल करता हूं कि 30 साल तक जो स्टैंड सुप्रीम कोर्ट था, आज अचानक बदल कैसे गया जो सवर्णों को रिजर्वेशन देने की बात आ गई। ये सवाल मैं आज करता हूं। अब संविधान की दुहाई दे रहे हैं, 30 साल तक तो इंदिरा साहनी के जजमेंट की दुहाई देते रहे। तो जब SC ST OBC का मैटर आता है तो सुप्रीम कोर्ट कुछ और हो जाता है, जब सवर्णों का मैटर आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट और हो जाता है। उस मानसिकता के ऊपर सवाल कर रहा हूं। जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए। गॉड नहीं है, देश के लिए अकाउंटेबल है, जनता के लिए अकाउंटेबल है, 85% के लिए अकाउंटेबल है, SC ST OBC के लिए अकाउंटेबल है। ये कोई भगवान नहीं है। जनवरी 2019 में केंद्र की सरकार ने लोकसभा में गरीब सवर्णों के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरी से लेकर शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण देने वाला संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था, जिसके बाद 14 जनवरी 2019 से ये आरक्षण लागू है। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा सबको साथ लेके चलने की बात करती है। आज जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगली जाति के कमजोर वर्ग को रिजर्वेशन देने की बात कही है, समाजवादी पार्टी उसका स्वागत करती है। समाजवादी पार्टी हमेशा से कमजोर वर्ग के साथ खड़ी है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे अगली जाति के कमजोर वर्ग हो। समाजवादी पार्टी को रिजर्वेशन से कहीं कोई आपत्ति नहीं है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को रिजर्वेशन से आपत्ति हो, मोहन भागवत जी को आपत्ति हो, लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा कमजोर वर्ग के साथ खड़ी है। चीफ जस्टिस यूयू ललित के नेतृत्व में 5 जजों की पीठ ने 3-2 से संविधान के 103वें संशोधन के पक्ष में फैसला सुनाया। हालांकि चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने EWS कोटा के खिलाफ अपनी राय रखी, लेकिन बाकी 3 जजों ने कहा कि ये संशोधन संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है, जिस पर एक बार फिर से सियासत अब जोरों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। पूरी रिपोर्ट आपने देख ली। उम्मीद करती हूँ आपको रिपोर्ट से पूरा मामला समझ में आया होगा, लेकिन एक बार फिर से इस मामले को पूरे तरीके से समझने के लिए तमाम मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, और साथ ही पिटिशनर हैं। एक पिटिशन उन्होंने भी डाला है, तहसीन पूनावाला ने। हालांकि हमारे साथ अभी जुड़े नहीं है, थोड़ी ही देर में जुड़ जाएंगे उम्मीद करती हूँ। ऋतु चौधरी, प्रवक्ता कांग्रेस की, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनुभव चक, नेता भाजपा के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्टूडियो में मौजूद, स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के स्टूडियो से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सर्वेश पाठक, राजनीतिक विश्लेषक, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। रुद्र विक्रम सिंह, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ हैं। सबसे ज्यादा सवाल तो इन्हीं से बनेगा, सुप्रीम कोर्ट से हैं। तो तमाम पक्षों में क्लियरिटी लाने के लिए एडवोकेट साहब आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी हमें। आगे बढ़ेंगे, शुरुआत करते हैं एडवोकेट साहब से। रुद्र विक्रम सिंह, सबसे पहले बताइए, EWS लोगों को समझाइए, और साथ ही अच्छा है, गलत है, लोगों के हित में है, या कुछ और होना चाहिए था, बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं जो EWS के कोटे की बात करूंगा, या सुनवाई की बात करूं, या फिर आज जो वर्डिक्ट आया उसकी बात करूं, तो उस वर्डिक्ट में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे समझ में आती है कि एक ऑनरेबल जज ने जब अपना जजमेंट वो दे रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स रिमूविंग दिस कास्ट सिस्टम। मतलब एक सबसे बड़ी बात जो हर देश की हर राजनीतिक पार्टी कहती तो है कि हमको कास्ट सिस्टम हटा देना चाहिए, हर बड़ा नेता कहता है, लेकिन वो उस पर करना कुछ नहीं चाहता। लेकिन एक मुझे लगता है कि एक आज शुरुआत हुई है, एक बहुत बड़ी शुरुआत है। EWS के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या है EWS। जी, तो मैं उस पे आता हूँ। तो एक मैं इसको कंप्लीट करता हूँ कि एक सबसे बड़ी मुहर लगी है कि आज जो है ये जो कास्ट सिस्टम को खत्म करने का हम एक जो बीड़ा लोग उठाते थे, आज उस पे मुहर लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब EWS कोटा है क्या? EWS जो गवर्नमेंट ने इसको लागू किया था, तो इसका मतलब क्या था? देखिए, इसमें क्या था कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, वो जो जनरल कास्ट के, अभी मैं आपको बताऊं कि 2010 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ऐसा 2001 के जो सेक्शन हुआ था, सेंसस हुआ था, उसके आधार पर ये रिपोर्ट आई थी कि लगभग 20% लोग जो
सवर्ड क्लास के लोग हैं, इकोनॉमिक वीकर हैं, मतलब अब उनकी गलती क्या पे बताइए, क्या सवर्ड जाति में पैदा होना उनकी गलती थी कि उनको कोई आरक्षण नहीं दिया जा रहा था? तो उन सब बातों को ध्यान देते हुए जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग थे उनको एक आरक्षण देने की व्यवस्था गवर्नमेंट ने की थी, 10% की व्यवस्था, एडिशनल व्यवस्था की थी कि इनको जो है ये व्यवस्था की जाएगी जिससे इनको आरक्षण दिया जाए नौकरियों में, जैसे और अन्य SC ST या OBC लोगों को नौकरियां में आरक्षण था वैसे ये आरक्षण इनको देने की बात कही गई थी, जिसको कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में। आपके पास आती हूँ, और भी गेस्ट हैं, जरा मिलवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ ऋतु जी हैं, कांग्रेस से हैं, हमारे साथ प्रवक्ता हैं ऋतु जी। ऋतु जी, जात ना पूछो गरीब की, गरीब तो गरीब है। ऋतु चौधरी, जात पात की जो राजनीति है वो गरीब आदमी, जनरल कैटेगरी का गरीब आदमी कह रहा है जात ना पूछिए, गरीबियत देखिए। हाँ। जी, जात पात की जो बात है वो केवल एक ही पार्टी करती है, उसका नाम है भाजपा। भाजपा तो ये तो आरक्षण के खिलाफ है। तो अभी जब जैसे चुनाव का मौसम आता है तो नए नए जो है इनके शगुफे निकलने शुरू हो जाते हैं। कभी 15 लाख का निकल रहा है, कभी जो है 2 करोड़ नौकरियों का निकल रहा है। तो इसी प्रकार से EWS जो है, EWS पे स्टैंड जो लिया था वो कांग्रेस ने लिया था। आपको जानकारी भी होगी इस चीज की कि मनमोहन जी की सरकार में जो है हमने ये 25 दिसंबर 1991 को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया था, सबसे पहले नरसिम्हा राव जी ने। उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार में 6 जुलाई 2004 को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग का पुनर्गठन 10 जुलाई 2006 को किया गया था। इसकी अध्यक्षता मेजर जनरल RN सिन्हा जो रिटायर्ड जनरल थे उन्होंने। नहीं, मैं आपसे सीधा कहानी के अलावा मैं ये पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस को आपत्ति क्या है पहले ये बताइए, साफ साफ सीधे स्पष्ट शब्दों में। स्पष्ट शब्दों में मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमें ये आपत्ति है कि आप सेंसस आ चुका है, आप क्यों नहीं उसे सार्वजनिक करते हो? आपको सार्वजनिक करना चाहिए ना, ताकि पता चले कि किस वर्ग को कितना आरक्षण मिलना चाहिए। आबादी के आधार पर ही तो आरक्षण दोगे ना, तो उसको आप सार्वजनिक करने से इतना क्यों डर रहे हो? ऐसा क्या डर है जो आपको ऐसा पता लग गया है उसके आधार पर जो है आप उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहते हो? आप सार्वजनिक कीजिए ताकि पता चले कि 50% आरक्षण, जो 50% आरक्षण के अंडर में आ रहा है वो 50% में आएगा कि 80% में आएगा कि 100% में आएगा, किस में आएगा? आप सार्वजनिक तो करो इस चीज को। ठीक है, अनुभव चक नेता भाजपा के, अनुभव चक नेता भाजपा के ऋतु जी कह रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रही हैं कि आंकड़े आ गए हैं, आप वो रिलीज कीजिए और साथ ही आप कैटेगराइज कीजिए कि कौन किस कैटेगरी में आता है और हम इसे आरक्षण देना चाहते हो, आरक्षण दे रहे हैं। सारी चीजें गोपनीयता के साथ रखने के बाद आरक्षण देंगे तो हम विरोध करेंगे। ऋतु जी यही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अनुभव जी जवाब दीजिए। देखिए, अभी जो आपका सवाल था उसको किस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता ने गोल गोल घुमाया। स्वागत करने की जगह उन्होंने तमाम वो बातें बता दी जो 1991 से 2006 तक तो आ गई थी, जब तक आपने टोका नहीं। अगर 1991 में ही इन्होंने सोच लिया था, 2004 और 6 में ही सोच लिया था, तो इतने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार थी, इसको लागू क्यों नहीं करा गया? संविधान में संशोधन करके इसको इस देश के गरीब जो सवर्ण हैं उन तक इसका लाभ पहुंचाने से कांग्रेस क्यों अपने आप कदम पीछे खींचती रही? ये बात ऋतु जी को समझना चाहिए। ऋतु जी समझे चाहे ना समझे, इस देश की जनता इस बात को अच्छे से समझ रही है। दूसरी बात, जिस तरीके से आज कांग्रेस के नेता उदित राज ने इस पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, उसकी कांग्रेस पार्टी ने कहीं से भी आगे बढ़कर निंदा करते हुए नहीं दिखाई दी है। कांग्रेस पार्टी ने कहीं से भी उन पर रोक लगाने का प्रयास नहीं करा है। जो आर्थिक आधार पर गरीब जो पिछड़े रह गए इस देश के अंदर, उनको जो राहत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक फैसला करा था, जो एक संविधान में संशोधन करके उनको भी नौकरियों में आरक्षण देने की बात कही थी, उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने वाले उदित राज के ऊपर कांग्रेस ने अंकुश लगाने का कोई प्रयास नहीं करा। इससे साफ जाहिर होता है कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास और इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की चिंता करती है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर
उसमें भी जाति देखने का काम करते हैं। प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आपने भुवन चक जी को सुना, उनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास की बात प्रधानमंत्री करते हैं, देश की सत्तारूढ़ जो सरकार है भाजपा वो करती है, और अगर ऐसा किया जा रहा है तो इसमें गलत क्या है। अमित शाह का भी बयान है कि समय समय पर जो नीति है, जो कानून है वो बदलने चाहिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यानी कि हालात के आधार पर आरक्षण जो है अगर लग रहा है आर्थिक तौर पर तो उसे बदला गया है जनरल कैटेगरी में। भुवन जी क्या कहेंगे आप? देखिए प्रीति जी, मैं कहना चाहता हूँ जो गरीबी होती है ना, उसकी ना तो कोई धर्म होता है ना उसकी कोई जाति होती है। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी केवल एक ही संकल्प के लिए काम करते हैं, वो उस घर में दिया जलाना चाहते हैं जहां वर्षों से अंधेरा है। और मेरे को लगता है ये कदम जो सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है, ये स्वागत योग्य कदम होना चाहिए, क्योंकि हमारा मानना है कि उन लोगों को भी देश की मुख्य धारा में आने का हक है जो किसी जाति विशेष में पैदा हुए हैं। क्यों उनको इसीलिए पीछे करा जाए कि वो एक जाति विशेष में पैदा हुए हैं। निश्चित तौर पे आज जो फैसला आया है, और हमारे जो नेता माननीय अखिलेश यादव जी जो लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं, वंचितों के लिए लड़ने का काम करते हैं, पिछड़ों के लिए लड़ने का काम करते हैं, और उन लोगों के लिए लड़ने का काम करते हैं जो आज तक उस राष्ट्र की मुख्य धारा में नहीं आ पाए, उन पिछड़ों के लिए, उन आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए करने का काम करते हैं। एक बात बताइए, आपके यहाँ यानी कि समाजवादी पार्टी जहाँ जहाँ है उनके वहाँ पे जो जनरल कैटेगरी में आर्थिक तौर पर लोग पिछड़े हैं, तो क्या वो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग आपके पार्टी के नहीं है, वो आपकी पार्टी के अपने लोग नहीं हैं? ये स्टैंप लगेगा कि वो चाहे पिछड़ी जाति का है, बहुत गरीब है, तभी उस पर स्टैंप लग, तभी वो आरक्षण के लायक है। जनरल कैटेगरी में भी तो हो सकते हैं ना सर गरीब लोग। देखिए बिल्कुल, मैं उसी बात को कहना चाहता हूँ प्रीति जी, हम इस कदम का स्वागत कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा ये मानना है उन लोगों को भी आगे आने का हक मिलना चाहिए जो किसी जाति विशेष में पैदा हुए हैं। निश्चित तौर पे ये स्वागत योग्य कदम होना चाहिए, और हमारे नेता का जो सपना है कि उस घर में दिया जलाया जाए जहां वर्षों से अंधेरा है, उस लड़ाई को लड़ने का काम अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, देश में कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आज हम इसका स्वागत करते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। कई बार मंच साझा किया है आपने हमारे साथ, आज थोड़ा 10 मिनट लेट हैं आप। तहसीन जी, वन ऑफ द वन, आप एक पिटिशनर भी रहे हैं, EWS मामले में एक पिटिशनर भी रहे हैं, तो ऐसे में हमने ऋतु जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं ऋतु चौधरी, उनको सुना। भुवन चक, माफ़ कीजिएगा, हमारे साथ बीजेपी के भी नेता हैं, उनको भी हमने सुना, अनुभव चक जी को। उनका कहना है कि मोदी जी का जो सपना है सबका साथ सबका विकास, उसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई आर्थिक रूप से पिछड़ा है तो यहाँ क्यों मनमुटाव और मतभेद हो रहे हैं? स्वागत योग्य है, स्वागत कीजिए। एक तो प्रीति जी आपके शो में लेट आया इसलिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरे दूसरे चैनल पे इंटरव्यू था, थोड़ा सा खींच गया, लेकिन आप जानते हो कि मैं आपको और आपके चैनल को हमेशा प्रायोरिटी देता हूँ, तो इसलिए मुझे आना ही पड़ा। दो चीज है, मैंने 1/3 130 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का विपक्ष किया था। मैं समझता हूँ आज भी, इस वक्त भी ये संविधान के खिलाफ है, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। मैं कैसे समझाइए तहसीन? अभी अनुभव चक जी को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ये किसी के खिलाफ नहीं है। जी, मैं उसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, मैं मानता हूँ। कैसे समझाइए कैसे? मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना सर झुकाता हूँ, उसके जजमेंट को तो मानता हूँ, लेकिन उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, सहमत नहीं हूँ। मैं आपको समझाता हूँ क्यों जो आर्गुमेंट आपके शो पे और अन्य चैनलों पे किया जा रहा है कि देखिए जो लोग गरीब है उनको भी वही अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल उससे इत्तेफाक करता हूँ 100%। इसलिए मैं आज कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जो 80% भारतीयों को अनाज दे रहे, जो भारत की सरकार क्लेम करती है, माननीय नरेंद्र मोदी की क्लेम करते हैं, वो किसी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर नहीं किया गया है। सिमिलरली आयुष्मान भारत, वो किसी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर नहीं किया गया है। ठीक उसी तरह जो आपका मनरेगा है, वो किसी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर नहीं किया गया है। जो आपका वर्क सिक्योरिटी है, अगर कोई व्यक्ति गरीब है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या कोई भी लिंग से आए, पुरुष, स्त्री या थर्ड लिंग, उसको वो अधिकार मिलना ही चाहिए। भारत के संविधान का कमिटमेंट है। लेकिन आर्थिक मदद
और रिजर्वेशन दो अलग अलग चीजें। रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर होनी चाहिए। मैं अपनी बात समझाता हुआ क्यों, क्योंकि आज भी प्रीति जी अगर हम देखें, आज 2022 नवंबर 7 2022 की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले रहे इस सूबे का, कितने ओबीसी या एससी भाई या बहन इस वक्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कितने एससी या ओबीसी या एसटी भाई बहन जजेस है, माननीय हाईकोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस है, कितने एससी ओबीसी दलित भाई बहन आज या एसटी भाई बहन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस है, कितने दलित एससी ओबीसी एसटी भाई बहन चीफ जस्टिस बने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब से देश आजाद हुआ, उसका हम आंकड़ा निकाल दें, आपको आंकड़े अपने आप बता देंगे, जज बना दिया जाए। अगर कोई बीच में बोलेगा मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं बीच में बात मैं जो ऐसे नहीं करता हूँ, प्लीज आप बीच में ना बोलिए। लेकिन हमारे साथ एक और गेस्ट हैं जिनका आप लेट से आए लेकिन उनका तारुफ नहीं करवा पाए हुए हैं, सर्वेश्वर सर राजनीतिक विश्लेषक हैं। एक बार एक सेकंड मैं डिबेट में नहीं, मुझे कहीं जाना है। ठीक है, बोलिए। एक मिनट अगर हम, और मैं इस चीज का समर्थक नहीं हूं कि निजी सेक्टर में रिजर्वेशन आनी चाहिए, लेकिन अगर हम निजी सेक्टर भी देखें, मैं उसका समर्थक नहीं हूं, उसको भी देखें। फॉर एग्जांपल न्यूज चैनल्स, कितने 9 बजे के प्राइम टाइम एंकर्स है जो दलित है, एससी ओबीसी है, 8 बजे के, ये नहीं हो रहा है। 75 इयर्स के बाद भी उनको वो अधिकार नहीं मिला। मैं दो चीज अपनी बात समाप्त करता हूं। बस एक छोटा सा सर्वेश राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बहुत देर से हाथ उठा रहे थे, प्लीज एक सेकंड के लिए प्लीज, इनका इंट्रोडक्शन हमने करवाया नहीं था, प्लीज सर्वेश्वर जाइए। देखिए प्रीति जी, आज ये बहुत हर्ष का विषय है और हमें सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है उनका स्वागत करना चाहिए। और मैं माननीय जज जो बेला त्रिवेदी जी हैं, जो उन्होंने कहा है, मैं उनकी जो बात कही है उनके बात को तवज्जो देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75वें साल होने के बावजूद हमें इस चीज़ पे रिविजिट करना है रिजर्वेशन पॉलिसी को, और उसको देखना है देश के लार्जर इंटरेस्ट के लिए। और ये जो 10% का कोटा है ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए है, और ये समझना पड़ेगा। अगर कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ और वो गरीब है तो इसका ये नहीं मतलब 99% मार्क्स लाके भी उसको एडमिशन नहीं मिलता और किसी को कम 60% मार्क्स पे एडमिशन मिल जाता है, और किसी के पास पैसे नहीं है तो क्या वो रिजर्व कैटेगरी में नहीं पैदा हुआ तो क्या उसका हक नहीं है देश में नौकरी करने का या अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का? तहसीन भाई अभी बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का मैं ये स्वागत करता हूं, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला है कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ हनन नहीं हुआ है, फिर भी ये अपनी बात पे वही अड़े हुए। इनका अभी कहना है कि कितने एंकर, कितने ये भाई एंकर अगर अच्छे पढ़े लिखे हैं, एक से एक पढ़े लिखे प्रोफेसर है। मैं खुद आपको एग्जाम्पल देता हूं तहसीन भाई, मेरे साथ खुद रूममेट या फ्लैटमेट रहता था, वो उसके फादर फॉरेस्ट रेंजर थे, दलित कम्युनिटी से था। रिजर्वेशन के बल पे हिंदू कॉलेज दिल्ली के एडमिशन मिला, रिजर्वेशन के बल पे जो दिल्ली का लॉ फैकल्टी है वहां एडमिशन मिला, और आज रिजर्वेशन के बल पे वो एससी कम्युनिटी दलित था, और आज रिजर्वेशन के बल पे वो जज बना बैठा है यूपी में, ट्रेनिंग भी पूरी हो गई है। तो आप जो ये आंकड़े लेके आ रहे हैं कि कितने जज, कितने ये हजारों हजार जज ऐसे आ गए, हजारों हजार आईएएस आईपीएस आ गए हैं रिजर्वेशन का लाभ उठा के, लेकिन जो असली हकदार है रिजर्वेशन का उसके पास अभी तक वो सुविधा नहीं पहुंची है। क्या बोला रितु जी आपने? नहीं, आप कैसे रिजर्वेशन के बल पे का क्या मतलब है? क्या रिजर्वेशन उनका हक है। तो मैंने कौन सा कहा? मैंने क्या कहा? रिजर्वेशन हक है तो बने हुए हैं, लेकिन जिसके पास अभी भी पहुंचना चाहिए रिजर्वेशन का लाभ उसके पास नहीं पहुंचा है। इस चीज को आप मानिए। आप इस डिबेट में किसके बल पे बैठे आप बताइए मुझे। मैं अपने बल पे बैठा हूँ, अपने इंटेलेक्चुअल के बल पे बैठा हूँ। मैं आपकी तरह नहीं हूँ कि पार्टी के बल पे बैठा हुआ हूँ। मैं अपने बल पे बैठा हुआ हूँ, आपकी तरह नहीं कि पार्टी ने पुश किया तो आप यहाँ पे बैठ गए टीवी चैनल पे पकड़। ब्रेक का समय, ब्रेक का समय। बल पे टीवी चैनल पे बैठा हूँ, आपकी तरह किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। और जो रिजर्वेशन जिसको मिलना चाहिए वो आज भी 75वें साल हो गए उसके पास रिजर्वेशन नहीं पहुंच पाया है। इसके लिए भी आपको सोचना चाहिए अगर वो रिजर्व कैटेगरी के हैं तो। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि चुनाव के समय ही क्यों याद आया?
क्या आरक्षण देना है 10%? नहीं, मैं पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं एक पेटिशनर हूँ इस मामले में। मैं पॉलिटिकल डिबेट में जाकर मुझे पॉलिटिकल स्कोर पॉइंट्स नहीं करने है। हालांकि मैं भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं ये कह दूं, ये पार्टी मैं समझता हूँ एक हिपोक्रिटिकल पार्टी है और मैं इसका उत्तर एक लाइन में इस मुद्दे से जोड़ते हुए देता हूँ। मैं आपके शो पे प्रीति जी अपना सर मुंडवा दूंगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, मैं चैलेंज देता हूँ। जोर से सर मुंडवाना है तो थोड़ा तेज बोल के मुंडवाइए ना। अरे तेज ही बोल रहा हूँ, सुनिए। मैं आपके सर मुंडवा दूंगा प्रीति जी। इंडिया के सवाल में ऐलान करता है तहसीन पूनावाला, बोलिए। सुन तो लीजिए किस बात पर, सुन तो लीजिए। अगर आरएसएस अपना एक चीफ, अगला चीफ एक SC, ST और OBC समाज से किसी को बनाता है, आज तक प्रीति जी आप जानते हो आरएसएस ने कभी भी एक दलित व्यक्ति, एक OBC व्यक्ति, एक ST व्यक्ति आरएसएस का मुखिया नहीं बना है, यह बात जानते हो? ये लोग राष्ट्रपति कौन है? देश की राष्ट्रपति कौन से समाज से? देश की राष्ट्रपति कौन से समाज से आती है? बस इसका जवाब दीजिए आप। उसका उत्तर भी दे देता हूँ आपको, उसका उत्तर भी दे देता हूँ। द्रौपदी मुर्मू जी कौन से समाज से हैं? उसका उत्तर भी दे देता हूँ आपको। सर मुंडवाने वाली बात अभी दोबारा बोली नहीं है आपने, फिर से बोलिए आप। अभी दर्शक सुनेंगे। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, प्लीज मेरी बात को आप रिकॉर्ड कीजिए। बोलिए। अगर आरएसएस का अगला मुखिया एक दलित समाज, OBC समाज, SC समाज, ST समाज से आया या एक महिला बनी, मैं अपना सर मुंडवा दूंगा। आरएसएस महिला विरोधी, लेकिन मैं अपनी बात में हम एक लीगल बात करने आए। बोलिए। आपके दर्शकों को दोबारा से समझाना चाहता हूँ। दो चीज में अंतर है। कोई भी व्यक्ति अगर गरीब हो, मान लो तहसीन पूनावाला अगर वो गरीब है, उसको ना धर्म, न जाति, न लिंग के आधार पर मदद मिलनी चाहिए। कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए, नो टू वेज अबाउट इट। लेकिन आप डेटा बाहर रखिए, जिसकी जितनी आबादी उसकी कितनी हिस्सेदारी। आप मुझे बता दीजिए कितने चीफ जस्टिस दलित बने, मैं आपके सामने अपना सर झुका दूंगा। आप बता दीजिए आज की तारीख में 2022 में कितने चीफ जस्टिस दलित है, OBC, SC है, सारे हाई कोर्ट में। ऐसे तो सारी जातियां आके कल को कहेंगे कि हमारी जात का कोई चीफ जस्टिस नहीं बना है, तो सबकी जात का उठा के चीफ जस्टिस बना दें। कैसी बात कर रहे हैं? मतलब कुछ भी और उठा के बना। अरे योग्यता के आधार पर आप आइए, जज बनिए, चीफ जस्टिस बनिए। ऐसी क्या बात कर रहे हो? जबरदस्ती की बातें कर रहे हो। इसको बना दो, उसको बना दो। यहाँ पे कोई एंकर नहीं है, वहाँ नहीं है। कैसे क्या कोई मुझे 5 सेकंड का टाइम नहीं, मतलब कौन सा नशा करके बैठते हो आप लोग? इसको बना दो, वहाँ चीफ जस्टिस बना दो, ये बना दो। पता है कुछ लीगल सिस्टम के बारे में, कुछ न्यायिक प्रक्रिया के बारे में कुछ पता है? कैसे बनता है, कैसे बनते हैं लोग? ऋतु चौधरी जबरदस्ती का चीफ जस्टिस बना दे, ये बना दे, वो बना दे। नशा करते हैं आज तक हमें समझ में नहीं आया कि ये कौन सा नशा करते हैं कि SC, ST, OBC, आदिवासी, इनके नाम पर इनके पेट में क्या दर्द उठते हैं कि अगर इनके बच्चे पढ़ लिख जाए या किसी बड़े पद पर पहुंच मैडम तो भीमराव अम्बेडकर सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं दलितों के। भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था आरक्षण के समय? भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था, मुझे बता दीजिए। आरक्षण के समय भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था कि ये आरक्षण टेम्परेरी है, 10 साल के लिए रखा जाएगा, फिर इसको एनालिसिस किया जाएगा, उसके बाद इसको कंटिन्यू किया जाएगा। आप लोग सवाल पूछा था उसका जवाब अनुभव चौक से ले लेते हैं। पहले बहुत जेन्युइन सवाल था, बहुत जेन्युइन सवाल। बोलिए। जिस कम्युनिटी को, जिन जातियों को जमाने से दला जा रहा है, सदियों से दला जा रहा है, ये क्या चाहते हैं कि वो 10 साल में जो है वो बन जाए। और उनके अगर बेटे जज बन जाते हैं, उनकी बेटियां जो है बड़े पदों पर पहुंच जाती है, तो ये कहते हैं कि उनके आरक्षण के बल पे बना बैठा है। आरक्षण के बल पे तो आप बने बैठे हो, आरक्षण के बल पर तो आप बने बैठे हो। आप सदियों से आरक्षण का लाभ उठा रहे हो। हमें तो कोई आरक्षण चाहिए ही नहीं, उसकी बात आप छोड़ दो। आप ये बताओ, आरक्षण तो आपको पैदाइशी मिला हुआ है। मैं आपकी बात बता रहा हूँ, आपको पैदाइशी आरक्षण मिला हुआ है। मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ, किसी जाति के अरे जो पूछ रहा हूँ वो बताओ ना मैडम। भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि नहीं कहा था? भीमराव अम्बेडकर ने ये बात कही थी कि भाजपा के नेता हैं। ठीक है, आप दोनों थोड़ा शांत हो जाइए। अनुभव चक जी भाजपा के नेता, तहसीन पूनावाला ने अनुभव जी बहुत गंभीर सवाल पूछे कि आप देखिए, उन्होंने कहा कि क्या आरएसएस की मुखिया क्या एक महिला हो सकती है? क्या दलित समाज से आया हुआ एक व्यक्ति हो सकता है? अगर हो जाए या आने वाले कुछ वर्षों में ऐसा कुछ हो तो वो अपना सर मुंडवा लेंगे। अनुभव चक जी, आगे आपकी आवाज़। देखिए, तहसीन पूनावाला ने सवाल उठाए और उत्तर सुने बगैर उन्होंने डिबेट से क्विट कर दिया।
तहसीन पूनावाला ने जो सवाल उठाया उससे पहले उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो विश्व का सबसे बड़ा समाज सेवी संगठन है उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी समझना चाहिए था। संघ का जो मुखिया होता है वो प्रचारक होता है। प्रचारक वो बनता है जो अपने परिवार को त्याग कर, विवाह भी ना करके, अपना सारा जीवन जन कल्याण के लिए, जो संघ की जो भारत को सशक्त राष्ट्र बनाने की जो एक मुहिम है उसको मजबूत करने के लिए अपना जीवन लगा देता है। उन्हीं में से कोई व्यक्ति चुनकर संघ के मुखिया के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए आगे आता है। जो अभी तहसीन पूनावाला ने बात कही, उनको ये समझना होगा कि 3,500 प्रचारक इस समय देश के अंदर काम कर रहे हैं और उसमें से जब सारा जीवन त्याग करके उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए जो लोग आएंगे उन्हीं में से तो चुना जाएगा। तहसीन पूनावाला हवा में सवाल कर गए, हवा में बातें कह गए। जैसे उन्होंने बात कह दी कि महिला कोई उसमें जो है संघ प्रमुख बन जाए। संघ का जो स्ट्रक्चर है उसमें महिला जो है प्रचारक के रूप में कोई काम ही नहीं कर रही, तो महिला कहाँ से? तहसीन पूनावाला ये कह के क्विट कर गए हो ना, भले ही तहसीन पूनावाला ये कह के क्विट कर गए हो, लेकिन मैं आपको बता दूं हमारे इस शो में, इंडिया के सवाल में और मेरे शो में, प्रीति चौहान के शो में, हर एक आदमी जो अपनी बात रखता है मेरे लिए चीफ गेस्ट है सर। और साथ ही किसी तहसीन पूनावाला के आने जाने से कुछ नहीं होता सर। नहीं, ठीक है। ऋतु चौधरी, अनुभव जी, आप लोग बहुत बड़े लोग हैं, अपनी अपनी बात रखिए। ऋतु जी आगे आपकी आवाज, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए हाँ ऋतु जी बोलिए। उनको सवाल का जवाब सुनना चाहिए था, ऐसे भागना नहीं चाहिए था। देखिए प्रीति, बोलिए। मेरे साथी ने कितनी गोलमोल बात करी है कि इन्होंने ये नहीं बोला, इन्होंने तहसीन के सवाल का जवाब नहीं दिया, इन्होंने बात ही घुमा दी ना, सीधा सीधा सवाल दिया। आप सुनना नहीं चाहते हैं, आप अपने मन के हिसाब से जो सुनना चाहें, आपको अगर वैसा जवाब दिया जाएगा तो आपको सुनने में अच्छा लगेगा। अभी आपने बात कही ना गोल गोल घुमा के, जो संघ का स्ट्रक्चर है उसी के हिसाब से तो लोग प्रचारक बनते हैं और उन्हीं प्रचारकों में से एक व्यक्ति जो है संघ प्रमुख के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए आता है। संघ प्रमुख का जो दायित्व है उस दायित्व है वो कोई लाभ का पद नहीं है। बात पूरी जनता सुन रही है, देश सुन रहा है। ऋतु अपनी बात रखिए, अनुभव चक की भी बात पूरी दुनिया सुन रहा है, बात रखिए। पूछना चाहती हूँ, क्या संघ को लगता है कि महिलाएं किसी से कम है, या तो इनको ये लगता है कि महिलाएं इस लायक नहीं है प्रचारक? कतई ऐसा नहीं है। संघ के बारे में पहले आइए, संघ महिला कल्याण के लिए जितना काम कर रहा है संघ ज्यादा कोई नहीं कर सकता है, लेकिन आप जो स्ट्रक्चर को समझे बगैर बेसिर पैर का सवाल उठाने में लगे हुए। संघ में प्रचारक के रूप में कोई महिला काम नहीं कर रही और प्रचारक जो होता है वो संघ प्रमुख के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करता है। आप उतनी दूर बैठी है तो आपको लग रहा है कि संघ प्रमुख का पद जो कोई लाभ का पद है, वो ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं। उनका जीवन आप देख के आइए, किस तरीके से सन्यासी का एक जीवन जी रहे हैं, किस तरीके से देश हित में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया उन्होंने। आप समझिए पहले। ठीक है, समाजवादी पार्टी के भी नेता हमारे पास हैं, उनसे भी, उनके सर्वेश्वर जी भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उसके लिए हम एक बार चल लेते हैं। हम प्रोफेसर भुवन जोशी जी अपनी बात रखिए, सर्वेश्वर पाठक जी हैं और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आपके पास भी हम आते हैं। बोलिए भुवन जी। प्रीति जी, मुझे लगता है जो आज आपका जो बहस का मुद्दा है, जिसके लिए हम और आप और पैनलिस्ट और पूरा देश हमको सुन पा रहा है, लगता है आज संघ कोई मुद्दा नहीं है। निश्चित तौर पे ये विषय से भटकाने वाला एक प्रयास है। और मैं कहना चाहता हूँ जो देश का जो 103वां संशोधन विधेयक है, कानून के विद्यार्थी होने के कारण मैं कहना चाहता हूँ, निश्चित तौर पे संविधान की मूल जो भावना है उसको दर्शाता है, उसके रिजल्ट को, परिणाम को बताता है। और वो भावना क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम में। जो संविधान का 103वां संशोधन विधेयक है वो हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का समान अवसर देना चाहता है। कोई व्यक्ति इसीलिए पीछे नहीं हो सकता कि वो कोई विशेष जाति में पैदा हुआ है या उसको पढ़ने का या आगे बढ़ने का, नौकरी पाने का अधिकार नहीं है। तो ये जो हमारा संविधान है उसकी भावना ये है कि सबको समान पढ़ने का और आगे बढ़ने का अवसर मिले, इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी का जो सपना है उस सपने को हम जीने का प्रयास करते हैं। जो उन्होंने कहा है कि हम उन घरों में दिया जलाना चाहते हैं जहां वर्षों से अंधेरा है, वंचित समाज, पिछड़ा समाज और ऐसे श्रवण जो आज तक मुख्य धारा में नहीं आ पाए, उनको निश्चित तौर पर यह विधेयक देश की मुख्य धारा में लाएगा, ऐसा हमारा मानना है। समाजवादी पार्टी कब से इन मान और इस पे चलने लग गई सर? ये भुवन जी भी हंस रहे हैं, बताइए, अनुभव चक जी भी हंस रहे हैं। प्रीति जी, कब जब मन बदला आपने?
प्रीति जी मैं कहना चाहता हूँ, मन कब बदला पहले ये बताइए। प्रीति जी मैं आपसे बताना चाहता हूँ, भी हंस रही हैं देखिए। प्रीति जी मैं मन कब बदला आपने पहले ये बताइए। प्रीति जी मैं गंभीरता से कहना चाहता हूँ, बताइए, ये वो कितनी बड़ी बात है। ऋतु जी भी मुस्कुरा रहे हैं, अनुभव जी भी मुस्कुरा रहे हैं। मन कब बदला आप लोगों ने? देखिए अच्छी बात है, समाजवादी लोग अगर देश को मुस्कुराना और अपने जो पैनलिस्ट है उनको मुस्कुराना सिखाते हैं, यही समाजवाद है। सर्वेश्वर जी नहीं मुस्कुरा पा रहे हैं बस। ये देखिए क्या रुद्र विक्रम सिंह जी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, बोलिए। देखिए अभी जो बहुत बेसिक बात मैं बताता हूँ, जो एक बात सबसे पहले तो मैं एक चीज जो संविधान की बात करते हैं ना, मैं एक चीज आपको बता, संविधान का मतलब क्या होता है सब लोग पहले समझ लें कि संविधान दो शब्दों से मिलकर बना संविधान। करेक्ट। सम मतलब बराबर, विधान मतलब न्याय प्रणाली जो भी है हमारी, तो सबके लिए बराबर न्याय और बराबर न्याय की बात करना, ये होता है संविधान। संविधान का मतलब उसमें अब बेचारा कोई सवर्ण वर्ग से पैदा हो गया तो उसकी गलती नहीं हो जाती, वो पैदा हो गया, ईश्वर ने उसको उस स्कूल में भेज दिया है। दूसरी बात, जो अभी आरक्षण की बात हो रही थी, जब 7 लोगों की कमेटी बनी थी आरक्षण की, तो उसमें से 5 लोगों ने तब भी डिसेंट किया था कि नहीं आरक्षण नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी कुछ लोगों की भावनाओं को प्रिवेल किया गया, कुछ लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आरक्षण दे दिया गया। अंबेडकर इनके सब अंबेडकर सारी पार्टियां पूजा करती हैं, भले से वो माने नहीं माने, लेकिन वो पूजा अंबेडकर की करते हैं। वो क्या कहते थे कि भैया ये जो आरक्षण की व्यवस्था है 10 साल की टेम्परेरी व्यवस्था है, 10 साल के बाद हम इसको रिव्यू करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कंटिन्यू करना नहीं करना है। लेकिन आज जो है 65 साल कांग्रेस ने राज किया, कभी उन्होंने एक शब्द नहीं बोला कि हाँ इसके हम रिव्यू करेंगे, समीक्षा करेंगे, नहीं करेंगे। एक किसी पार्टी ने अगर कुछ किसी पार्टी ने संविधान की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए अगर लोगों को दिया कि हाँ भाई जो भी सवर्ड वर्ग क्लास के लोग हैं वो भी वीकर सेक्शन के हो सकते हैं, उनके यहाँ भी प्रॉब्लम हो सकती है। कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि भाई 20% लोग वहाँ पे दबे कुचले लोग हैं, वहाँ भी लोग, तो उनको क्या अगर नौकरी दे दी गई, उनको नौकरी के लिए कोई योजना बना दी गई है, कोई अवसर दे दिया गया, तो क्या गुनाह कर दिया गया? तो चौधरी क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि 10 साल का एक एक्सपेरिमेंट है कि इसमें एक जाति जो व्यवस्था है उसको खत्म किया जाए, और उस एक्सपेरिमेंट के बाद आईएएस का बेटा आईएएस और वो वही आरक्षण लेके बनना, ऐसा भी नहीं। मैं आपको इस व्यवस्था में बताता हूँ। मैं चुपचाप मैंने उंगली चलिए बोलिए तो मेरे को बोलने दीजिए ना। बोलिए। लेकिन आप लोगों की जो मानसिकता है ना, वो इस चीज से कभी उबर ही नहीं पाए कि आप दलितों को इंसान समझने की जहमत उठाए, या आदिवासियों को कम से कम इंसान तो समझे। देश का राष्ट्रपति आदिवासी है, देश के राष्ट्रपति, और कह रही हैं आप। देखिए आप पहले तो अपने वही राष्ट्रपति जी का हम सम्मान करते हैं, ठीक है, और आज वो इतने बड़े पद पे है, वो हमारे लिए बड़ा गर्व का बात है। लेकिन आपकी ही के राज में दलितों को पूरी तरह मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है, आदिवासियों पर अत्याचार हो जा रहे हैं, गाड़ियों के पीछे उनको बांध के जानवरों की तरह घसीटा जा रहा है। कई बहुत जेन्युइन सवाल ऋतु, जान से मारा जा रहा है, बहुत जेन्युइन सवाल ऋतु, बहुत जेन्युइन सवाल के ही राज में हो रहा है। बहुत जेन्युइन सवाल ऋतु चौधरी। तो सबसे पहले तो ये है कि आप जो है दलितों को, कोई किसी को आरक्षण नहीं चाहिए, माफ कीजिएगा, आप इंसान समझिए, उन्हें इंसान के लेवल पर लेके आइए। लेकिन आप उन्हें जानवर से भी बदतर समझते हैं। आप जानवर के छुए का जो है वो पी सकते हैं पानी, लेकिन दलित के हाथ का पानी नहीं पी सकते हैं। आप तो उनको जानवरों से भी नीचे समझते हो, तो किस प्रकार से रिजर्वेशन खत्म किया जाएगा? सर्वेश्वर पाठक चौधरी, अगर ये ऐसी व्यवस्था है तो 65 साल कांग्रेस ने शासन किया, क्यों नहीं ऐसा कानून बना दिया कि अगर कोई ये जात पात व्यवस्था में विश्वास करता है और अगर भेदभाव करता है तो उसको कारावास होगी, और वो किसी भी बेल न्यायिक प्रक्रिया में जो बेल मिलता है बाहर निकलने के लिए वो मिलेगा भी नहीं। ऐसा करना चाहिए था ना कांग्रेस का। देखिए हम इसमें विश्वास करते हैं कि सारे हिंदू भाई जो है एक समान है, ये आप लोग डिवाइड करती है, आप लोग ये अगड़ा पिछड़ा लेके आती है, आरक्षण का व्यवस्था चाहे जो भी हो। अभी मुझे एक बात बता दीजिए ऋतु जी, जैसा कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं उन्होंने भी यही बात कहा कि जो आरक्षण लिया उसी का बेटा फिर से आरक्षण ले रहा है। जो निचला तबका है अभी भी वही हाल में है। एक जाति आती है मुसहर, आप उसका जाके देख लीजिए। अरे मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, इस पे तो आप बात नहीं करेंगी क्योंकि आपके पास कुछ डेटा नहीं है। एक जाति आती है मुसहर, उसकी आप व्यवस्था देख लीजिए, दलित कम्युनिटी से आती है, बिहार यूपी इसमें भरमार में है वो जाति, वो अभी भी उसी हाल में है। कितने IAS IPS जो आरक्षण व्यवस्था से बने उनके लिए काम कर रहे हैं,
आरक्षण नहीं है। यहाँ पे सोचने वाली बात है कि हम भारतीयों को, हम सभी हिंदू को मिलके काम करना पड़ेगा कि जो समाज के सबसे निचले स्तर के लोग हैं, जहाँ तक उनके पास रिजर्वेशन नहीं पहुंच पाया है, उनको उठाने की जरूरत है। सवाल बड़ा जेन्युइन है, सवाल बड़ा जेन्युइन है, सवाल जेन्युइन। ऋतु सवाल ऋतु चौधरी का बड़ा जेन्युइन है। वो कह रहे ठीक है आप आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन उन लोगों के आरक्षण और उनकी सुरक्षा का क्या जो अभी भी दलित तो हैं, लेकिन उन्हें इंसान भी नहीं समझा जाता। आप पिछले 6 महीने के रिपोर्ट्स उठा के देख लीजिए, भाजपा शासित राज्यों में उन लोगों को रोड पर दौड़ा कर मारा गया है, नंगा करके घसीटा गया है। उनकी जिम्मेदारी सरकार क्यों नहीं लेती? बहुत जेन्युइन सवाल है सर। जिम्मेदारी सरकार ले रही है, कानून व्यवस्था है, जो भी ऐसे घृणित कार्य करता है उस पर कठोर कार्रवाई की जाए। ये तो हमारे संविधान, हमारे कानून में प्रावधान है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। और सब कुछ छिटपुट घटनाएं हो रही हैं। मेरा यही मानना है कि आरक्षण किसी के लिए भी हो जो समाज का, जिसके लिए निर्माण किया गया है, जो वो निचला तबका है, उसको लाभ मिले। एक जवाब इसी सवाल पे जवाब मैं रुद्र विक्रम से भी लेना चाहूंगी। रुद्र विक्रम जी, आपके पास सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, कुछ ना कुछ होगा। देखिए ये बात कहना कि उनको, चलिए केसेस आते हैं, मैं इसमें डिनाई नहीं कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि भाजपा शासित नहीं आते, कितने आते हैं, बिल्कुल आते होंगे। भाजपा शासित प्रदेश मैं उसको कैटेगराइज नहीं कर रहा हूँ। क्या एक्शन लेती है? मैं बताता हूँ। भाजपा, मैं इसको कैटेगराइज नहीं करता। भाजपा शासित प्रदेशों में भी आते होंगे, कांग्रेस शासित प्रदेश, सब जगह आते होंगे। सुप्रीम कोर्ट का क्या टेक है? आप छोड़िए ना वो सब कौन से प्रदेश, इसमें तो मैं जा ही नहीं रही। मैं बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का क्या टेक है? देखिए SC/ST एक्ट के बारे में सबने सुना होगा। SC/ST एक्ट क्यों बना है? इसीलिए बना है कि उनके हित के लिए ही बना है कि अगर कोई भी जातिवाचक शब्द भी इस्तेमाल करता है, इवन चलिए मारने पीटने की तो आप बात छोड़ दीजिए, अगर कोई जाति सूटा जा रहा है गाड़ियों के नहीं पीछे, तो उनको सजा मिल रही है। देखिए मैडम, सजा मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट कहा है वहाँ? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई केसेस में, नंबर ऑफ केसेस में SC/ST वाला मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। और जो भी देखिए क्राइम कर रहा है तो IPC CRPC क्यों बनी है? इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इसीलिए तो बनाया है कि कोई जो खाने को तरसता है, देखिए 135 मैडम घसीट के दौड़ाते हैं, बेचारा कौन सा पीनल कोड जाएगा? 135 सुप्रीम कोर्ट जाएगा? 135 करोड़ की आबादी में 135 करोड़ की आबादी में क्राइम रेट आप देखिए ना, और भी क्राइम रेट देखिए ना, सिर्फ SC/ST वाले मामले को छोड़ के देख लीजिए, आप रेप का क्राइम रेट देख लीजिए, मर्डर का क्राइम रेट देख लीजिए, वो रेट तो बढ़ रहा है। तो आखिर नहीं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ क्रिमिनल्स, देखिए क्रिमिनल्स की कोई जात नहीं होती। अगर कोई क्रिमिनल है तो वो क्रिमिनल है, वो कोई सवर्ड वर्ग और SC/ST इसको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते। जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है, उसको सजा होगी, IPC CRPC से सजा देगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई महीनों से कई दलित लड़के बारात लेकर जा रहे थे, ठीक है, उतार के घोड़ों पर मारा गया। क्या हमारे गली से बारात लेकर नहीं जा सकते? अरे आए दिन खबरों में है, क्या बात कर रहे हैं आप? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या टेक लिया? नहीं तो उसके देखिए हर मामले को सुप्रीम कोर्ट नहीं देख सकता, पुलिस व्यवस्था है। आप नहीं सारी वो ऋतु जी भी वही कह रहे हैं कि आपकी बातें ठीक है, मैं समझ रही हूँ। ऋतु चौधरी जी का बिल्कुल सही था। अच्छा, हर मामले में सुप्रीम कोर्ट बैठा रहे, हर मामले में सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता रहे। ठीक है, भुवन चक जी कुछ बोलना चाह रहे, अनुभव चक जी कुछ बोलना, बोलिए। मैं ये कहती हूँ कि केवल भाजपा केवल जो है सेंसस को सार्वजनिक कर दे, इस देश में क्रांति आ जाएगी, ये मैं दावा करती हूँ आपके चैनल। ठीक है, अनुभव चक जी बोलिए। देखिए प्रीति जी, जो अभी आपकी डिबेट में सवाल उठाया गया वो बहुत बड़ा सवाल है सर। और इस पे सिर्फ सरकारों को दोष देना उचित नहीं है, एक सामाजिक समस्या है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो उसके बाद क्राइम रेट बढ़ गया है। राजस्थान के अंदर भी होता है, छत्तीसगढ़ में भी होता है। सामाजिक समस्या है, समाज को इसके लिए आगे आना चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर जिनकी बार बार अभी इस शो में भी दुहाई दी गई है, जिन्होंने संविधान का निर्माण करा, वो स्वयं भी इस बात को कह गए थे कि सिर्फ कानून बना देने से सामाजिक समरसता और जो व्यक्ति के अधिकार हैं वो सुनिश्चित नहीं हो जाते। सामाजिक समरसता और व्यक्ति के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए आपस में सहिष्णुता का होना बड़ा जरूरी है। उस सहिष्णुता का अभाव कहीं ना कहीं समाज के अंदर है और समाज को ही इसके लिए पहल करनी होगी। समाज को ही पहल करनी होगी। कानून बना देने से ये बुराई खत्म होने वाली नहीं है। उत्तरदायित्व कंधों पर होती है सरकारों के। ऋतु चौधरी, देखिए जो कानून बनाए जाने से संविधान के अंदर बनाए जा चुके हैं, उसके बाद भी मानसिकता नहीं बदल रही है। मानसिकता नहीं बदल सकती, इसलिए कानून बनाए जाते हैं ताकि कानून के डर से मानसिकता बदले।
आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो जातिवाद को बढ़ावा देता है, धर्म के आधार पर सांप्रदायिकता को बढ़ा देती। मैं पहले आरएसएस के बारे में पढ़ लीजिए मैडम, आरएसएस है क्या, पढ़ लीजिए। जी मैं पढ़ के आरएसएस के बारे में पता ही नहीं आपको, नहीं लगाया जाता, आरएसएस क्या है पता ही नहीं है आपको। किसी के नाम के आगे ऋतु जी वहाँ सम्मान की व्यवस्था नहीं जानती है। आप झूठ फैला रही है नेशनल टेलीविजन पे बैठ के, नेशनल टेलीविजन पे बैठ के ऋतु जी। आप बाबा साहब की अच्छा एक बेसिक सवाल पूछता हूँ, सुनिए। जो मनुष्य वृत्ति के हिसाब से जो वर्ण व्यवस्था है, वो वर्ण व्यवस्था वैसी की वैसी ही रहे, यानी कि ब्राह्मण, फिर वैश्य, क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, यानी कि शूद्र फिर भी वो 4th नंबर पे ही रहेगा। उस समरसता का ये जो है वो दावा करते हैं कि वो समरसता होनी चाहिए। संविधान ये कहता है कि चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, वो एक लाइन में होना चाहिए। वो इस लाइन में होना चाहिए, ना कि इस जो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, ना वर्टिकल नहीं होना चाहिए। ठीक है सर्वेश्वर भी कुछ बोल रहे हैं, जल्दी से टाइम नहीं, जल्दी बोलिए। ऋतु जी ऐसा कुछ नहीं है। आरएसएस को जानने के लिए पहले आरएसएस को समझिए। अब बार बार नेशनल टेलीविजन पे झूठ का झूठ परस रही है। जो वर्ण व्यवस्था है ना, अपने कर्मों पे आधारित होता है। मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उच्च कुल हूँ। जो मेरा कर्म होगा वही मेरे को डिसाइड करेगा कि मैं किस तरीके का हूँ। आप भी ऋतु चौधरी हैं, आप भी सवर्ण है या जो भी है, आप जैसा कर्म करेंगी वही आपका आगे का भविष्य डिसाइड करेगा। तो ये कर्म व्यवस्था है। एक बार अनुभव जी, एक बार बस अरे बाइंड अप है। अनुभव जी थोड़ा सा बोल लीजिए प्लीज, एक सेकंड अपनी बात रखिए। ऋतु जी प्लीज एक सेकंड। अरे अनुभव जी प्लीज को समझने को बिल्कुल तैयार हूँ। देखिए जो प्रचारक बनने को भी लगातार जो कांग्रेस के प्रवक्ता बाबा साहब की आड़ में जो पता की बात देखिए ऐसे। और ऐसे में समय हमें अब ज्यादा अलाउ नहीं कर रहा, इसीलिए इस डिबेट में तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने देखा कैसे ईडब्ल्यूएस के मामले में 10% आरक्षण देने के बाद किस तरीके से राजनीतिक तौर पर घमासान है। विपक्ष ये कह रहा है यही वो समय है जब भाजपा या देश में इस तरह की 10% आरक्षण वाली बात होनी थी जनरल कैटेगरी के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए। इससे पहले किया जाना चाहता, टाइमिंग को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे।